Dear students, chapter number 5, Morphology of Flowering Plants. If you see in plant morphology at page number 66, we found a statement saying that in monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. If we see in dicot plant, when seeds germinate, they produces plumule which develops into stem and radicle which develops to form a primary root which is long lived, and during course of living it gets swollen up and form a taproot. इससे कई सारी साइड में प्राइमरी और टर्शियरी रूट्स अराइज करती हैं और एक टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व करें तो सीड के जर्मिनेशन से प्लूमल बनेगा विच फॉर्म्स स्टेम, और रेडिकल से बनने वाला जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाती है, डिके हो जाती है। इसलिए इस काम को अचीव करने के लिए डेवलप हो चुके स्टेम के बेस से ही हम देखें तो कई सारी मैनी लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, we found at the tip of root there is a protective structure referred as root cap. It is thimble-like, as NCERT states. Thimble is a structure which is worn by tailors while they are sewing the cloth. It is protective in nature. Just to address the protectiveness of thimble, it is referred as thimble-like, and it is protecting meristematic zone which is lies just few millimeter above it. Please focus on labeling of the root tip. NCERT at the page 68 states that underground stems of potato, which is a tuber, ginger and turmeric, that is the rhizome, Jamicand, colocasia, that have core, are modified to store food in them. They store food, they get swollen up, but along with that they also act as organs of perennation to tide over condition unfavorable for growth. It means that कि ये ऑर्गन न सिर्फ फूड के स्टोरेज से कंसर्न है बल्कि ये एडवर्स कंडीशन को झेलने के लिए भी बने हैं। टू टाइड ओवर, पेरिनेशन टू टाइड ओवर मीन्स दे कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही वापस से फेवरेबल कंडीशंस आएंगी इन पर अवेलेबल जो बर्ड्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और प्लांट्स वापस से ग्रीन ग्रो होता हुआ हमें नजर आता है। तो ये एडवर्स कंडीशन को झेलने का एक अडाप्टेशन भी कहा जा सकता है। NCERT at the page 69 states that underground stem of some plants such as grass and strawberry etc. spread to new niches, and when older parts die, new plants are formed. अगर हम grasses या उसके जैसे plants की बात करें तो वहाँ पर एक slender, एक weak stem available है जो कि grow करता है और हर एक नोड पर नीचे की ओर तो एडवेंटिशियस रूट और ऊपर की ओर लीव्स का फॉर्मेशन होता हुआ हमें नजर आता है। अगर हम टाइम के साथ देखें तो ये एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और अब इंडिपेंडेंट मेंबर के फॉर्म में ग्रो करेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी ने निके शब्द काम में लेकर के थोड़ा हमें कंफ्यूज कर दिया। अगर हम निके को एरिया के कॉन्टेक्स्ट में लें तो बात इजीली समझ में आती है। वैसे भी इकोलॉजिकल निश के दो कंपोनेंट है, हैबिटेट या कंडीशंस, और उन कंडीशंस या उन हैबिटेट में रह करके ऑर्गेनिज्म क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर इन प्लांट्स को देखें तो फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस ही होगा, लेकिन ये सभी अलग अलग एरियाज में हैं जो कि अलग अलग हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर देने के लिए काफ़ी है। तो अगर हम निके को हैबिटेट या एरिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के समझें तो बात क्लियर होती है। इसके साथ ही पिस्टिया और आइकॉर्निया के बारे में
एनसीईआरटी उनके ऑफसेट को समझाते हुए कहती है कि उनके लेटरल ब्रांचेस में जो यहाँ पे शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियर अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर अवेलेबल जो इंटरनोड है वो शॉर्ट है और हर एक नोड पर ऊपर की ओर रोजेट ऑफ लीव्स होती है। रोजेट रोज में जो पेटल्स होते हैं उसकी तरीके से यहाँ पर लीव्स अरेंज्ड हैं, ग्रीन लीव्स ही हैं। रोज में जो पेटल्स हैं उनके फॉर्म में वर्ल में यहाँ पर नोड के ऊपर अवेलेबल है, तो कह दिया रोजेट ऑफ लीव्स। और नीचे टफ्ट गुच्छा रूट्स का प्रेजेंट होता है। ये पिस्टिया और काइकॉर्निया में हमें क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं। इट इज काइंड ऑफ ऑफसेट। NCERT at the page 71 states that a flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Internodes do not elongate and the axis gets condensed. The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. अगर हम प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ को ऑब्जर्व करें जिसमें कि एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपेक्स आगे की ओर बढ़ते हुए पीछे की ओर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स पीछे की ओर रह जाती हैं जो कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करेंगी। नोड पर लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है और इस तरीके से प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज ग्रोथ होती है। ये प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ है, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अवेलेबल शूट एपिकल मेरिस्टेम या कह लीजिए शूट टिप अपने आप को फ्लावर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कमिट करता है, अपने आप को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर बनने वाली जो नोड्स होती हैं एक दूसरे के पास पास बनती हैं, इसीलिए कहा गया कि एक्सिस गेट कंडेंस्ड। और साथ ही साथ नोड पर बनने वाली जो लीव्स थी अब यही लीव्स मॉडिफाइड लीफ हो चुकी हैं, ये सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल का फॉर्मेशन करती हैं अपनी सक्सेसिव नोड्स पर। सो वी कैन से फ्लावर के जो अपेंडेजेस हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं और जो थैलेमस है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। NCERT here states that in some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petioles in these plants expand, become green and synthesize food. As leaves are shed down, तो उनका काम अचीव करने के लिए पीटियोल ग्रीन और फ्लैट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का एग्जांपल लें तो वहाँ पर कंपाउंड लीफ होती हैं, स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर पीटियोल लीफ लाइक हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा। दिस कंपाउंड लीफ विल शेड डाउन and petiole will convert into a flat green structure which synthesize food known as phallode. But there may be a variation in the length of filaments within a flower as in salvia and mustard. मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फ्लावर में अवेलेबल सभी स्टेमन्स के फिलामेंट की लेंथ बराबर हो, यहाँ वेरिएशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इन साल्विया एंड मस्टर्ड, साल्विया में हम देखें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर दो जो स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट की लेंथ बाकी दो के कंपेयर में शॉर्ट होती है। सिचुएशन इज नोन एज डायडायनेमस कंडीशन। और मस्टर्ड के अंदर दो जो बाहर के स्टेमन्स हैं उनकी लेंथ एज कंपेयर टू अंदर की और अवेलेबल स्टेमन्स के फिलामेंट की लेंथ के कंपेयर में कम होती है। सिचुएशन इज रेफर्ड एज टेट्राडायनेमस कंडीशन। सो इट इज नॉट नेसेसरी that within a single flower all filaments of stamens are of equal length. There are variation observed. At page number 75, NCERT states that in marginal presentation, the placenta
forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P। अगर हम यहाँ पर लेग्यूम की ओवरी को ऑब्जर्व करें तो उसका वो सरफेस जो कि मदर एक्सिस की ओर है वेंट्रल कहलाता है, इसका ठीक अपोजिट डॉर्सल कहलाएगा। यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इसी वेंट्रल सरफेस पर अंदर की ओर होता है जिसके ऊपर की ओव्यूल्स की दो रोज प्रेजेंट होती हैं। मैच्योर होने पर ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट करती है, लेग्यूम बनता है और इसी वेंट्रल सरफेस पर वेंट्रल सचर विल डेवलप विच विल फर्दर रप्चर और डिहेसिस और इसमें से सीड का डिस्पर्सल होगा। एट पेज नंबर 81 NCERT in Liliaceae states about inflorescence that it contains solitary flower. Along with that, in some members it may have cymose, often umbellate cluster. Umbel is associated with racemose inflorescence. So how it is here? Actually, this inflorescence is uniparous और स्कॉर्पॉइड साइन। अगर हम ऑब्जर्व करें इसको तो ये कुछ इस तरीके से कंडेंस हो जाता है दैट इट अपीयर्स एज अम्बेल और इस तरह के क्लस्टर्स बन जाते हैं। सो एक्चुअली इट अपीयरिंग एज अम्बेल बट इट इज नॉट अ रेसिमोस काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इट इज अ अम्बुलेट साइम काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्योंकि स्केप पर डेवलप हुआ, ऑल्सो रेफर्ड एज स्केपिजरस साइम। लिलिएसी में हमें कुछ मेंबर्स में ऐसा देखने के लिए मिलता है। चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एट पेज नंबर 85 NCERT states that during the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud। जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तो एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स डिवाइड करती हैं पीछे की ओर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम ऑब्जर्व करें तो एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स लीफ प्रिमोर्डिया का भी फॉर्मेशन करती हैं जो कि बाद में लीफ में कन्वर्ट होती हैं। इसी प्रोसेस के अंदर एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स पीछे रह जाती हैं, लेफ्ट ओवर रह जाती हैं। यही सेल्स इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कर देती हैं। अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम को ऑब्जर्व करें तो ये मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। NCERT at the page number 85 states that the meristem that occurs in the mature regions of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called the secondary or lateral meristem. They are cylindrical meristems, fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are example of lateral meristems। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो NCERT ये कहना चाहती है कि प्राइमरी ग्रोथ के बाद बनने वाले प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है जो कि लेटरल किस्म के मेरिस्टेम होते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम दे आर लेटरली ओरिएंटेड एंड दीज लेटरल मेरिस्टेम आर सिलेंड्रिकल। अगर हम कॉर्क कैम्बियम को ऑब्जर्व करें एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम इंटरफेस्कुलर कैम्बियम को देखें तो मोरलेस ये भी सिलेंड्रिकल फैशन में अरेंज्ड होती है और फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम भी मोरलेस सिलेंड्रिकल ही अरेंज्ड होती है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें इन तीनों को तो हम पाते हैं कि कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम तो है लेकिन ये सेकेंडरी नहीं, ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। एट द पेज 88 NCERT स्टेट करती है कि sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields present between their common longitudinal wall। अगर हम sieve tube elements को ऑब्जर्व करें तो वो ई न्यूक्लियेटेड किस्म के होते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल्स जो कि उनके पास में अवेलेबल है इन दोनों के ही बीच में
पिट फील्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पिट फील्ड्स वो एरिया हैं जहां पर कि प्राइमरी सेल वॉल थिन हो जाती है और प्लाज्मोडेस्माटा ट्रावर्स करते हैं। इनकी हेल्प से कंपेनियन सेल जो कि न्यूक्लियस लिए हुए है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो कि न्यूक्लियस लिए हुए नहीं होते हैं, को कंट्रोल कर पाती है। NCERT at the page 94 states that in grasses, certain adexal epidermal cells are modify themselves into large empty colorless cells. These cells are called as bulliform cells. When water is enough surrounding them, they are turgid and leaf is quite open. As and when water stress arises, these cells get flaccid and leaf is curled to minimize water loss. जब यहाँ पर ये सेल्स फ्लैसिड हैं तो ये अंदर की ओर कर्ल करेंगी, जिससे एक साइड के जो स्टोमेटा हैं दे विल बी एक्सपोज ओनली, और दूसरी तरफ के स्टोमेटा जो है वो कवर हो जाएंगे, जिससे वाटर लॉस को कम किया जा सकता है। NCERT here at the page 96 talks about spring wood and autumn wood. अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो NCERT कहती है कि इन द स्प्रिंग सीजन cambium is very active and produce a large number of xylem elements having vessels with wider cavities. यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट की बात चल रही है, जहाँ पर कि पूरे ईयर में हमें 4 सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। स्प्रिंग समर फेवरेबल टाइम पीरियड होता है, जहाँ पर कि शूटिंग हो रही होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर फेवरेबल है। ऑटम विंटर, ऑटम में लीफ फॉल हो रहा होता है और यहाँ पर विंटर आने के साथ ही टेम्परेचर में हमें कमी देखने के लिए मिलती है। ये कंडीशंस अनफेवरेबल हैं। इन केस ऑफ स्प्रिंग, जब वाटर की अवेलेबिलिटी बेहतर है, नए नए शूट्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर अवेलेबल जो कैम्बियम है, जो कि इंटर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम से मिलकर के बनी हुई है, जो कि अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम बनाती है, अब यहाँ पर वो पहले तो अंदर की ओर ज़्यादा ब्रॉड ल्यूमेन लिए हुए वेसल्स का फॉर्मेशन करेगी। ये कहलाता है स्प्रिंग वुड। लेकिन जैसे ही ऑटम का सीजन आता है, ये वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि आप यहाँ पे ब्लू लाइन से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम अब नैरो वेसल्स का या नैरो वेसल्स लिए हुए जाइलम का फॉर्मेशन कर रही होती है। इट इज रेफर्ड एज ऑटम वुड। तो कहा NCERT ने, द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। अर्ली इन द ईयर, अर्ली इन द सीजन, तो स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। In winter, the cambium is less active and forms fewer xylem elements that have narrow vessels. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑटम वुड का जो अमाउंट है वो स्प्रिंग वुड के कंपेयर में काफ़ी कम है, और यहाँ पर नैरो वेसल्स आपको ऑब्जर्व होती हैं। दिस वुड इज कॉल्ड एज ऑटम वुड एंड कलेक्टिवली स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड पूरे साल भर में, एक ईयर में इनका फॉर्मेशन हुआ, कलेक्टिवली ये एक साल भर में बने हैं, तो कलेक्टिवली ये एक एनुअल रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं एनुअल रिंग के नंबर को काउंट करके हम प्लांट की एज को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, विच इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। NCERT at page 96 states about heartwood and sapwood. It says that the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compounds like tannins, resins, oils, gums, aromatic substances, and essential oils in the central or innermost layers of the stem, and this resin is known as heartwood. ये resistant है toward attack of microorganisms and insects, और साथ ही साथ ये लार्जली डेड कंपोनेंट से ही मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर डेड एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली लिग्निफाइड वॉल लिए हुए हैं। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये डार्क कलर का है और नॉन फंक्शनल है। अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व करें तो ड्यू कोर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, पहले यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी जो कि अंदर की ओर जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम बनाएगी। इस तरीके से यहाँ पर एनुअल रिंग्स बनेंगे। कुछ ईयर्स की ग्रोथ हो जाने के बाद अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि टिश्यू बन गया है, और इस टिश्यू के बन जाने की वजह से अब अंदर बने हुए टिश्यूज पर प्रेशर एग्जर्ट होता है। इस
प्रेशर का इम्पैक्ट जाइलम पर, जाइलम के एलिमेंट्स पर पड़ता है, और जो पेरेन्काइमा वेसल्स को सराउंड करती हैं वो अंदर की ओर वेसल्स में प्रोजेक्ट करके टायलसिस का फॉर्मेशन कर देती है, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन वेसल्स की ल्यूमन में हो जाता है, जिस वजह से अब यहाँ पर एसेंट ऑफ सेप पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन्हीं कंपाउंड के डिपोजिशन हो जाने की वजह से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एरिया है अब डार्क कलर का हो जाता है। So you'll find this area dark brown in color as compared to the neighboring surrounding area. This neighboring surrounding area is referred as sapwood. NCERT also talk about this. NCERT says that the peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and is known as sapwood. So it talks about this. It is functional area. It is functional area, but heartwood is non-functional. But heartwood is commercially very important, and it also provide mechanical support. Although it do not conduct water, एसेंट ऑफ सेप हर्डवुड में पॉसिबल नहीं, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। सेपवुड एसेंट ऑफ सेप से कंसर्न होता है। Dear students, question given here is states that an aggregate fruit is one which develops from first option multicarpellary Syncarpus gynosium, second option multicarpellary Apocarpus gynosium, third option complete inflorescence, and fourth option multicarpellary superior ovary. If we see option number third, complete inflorescence, whenever transform into fruit, they are always false fruit and they are composite fruits. For example, Psoriasis and Cyconus. अगर हम मलबरी और जैकफ्रूट का एग्जाम्पल लें, पाइनएप्पल का एग्जाम्पल लें, वो सोरोसिस है, और फिग का एग्जाम्पल लिया जाए तो साइकोनस है। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। अगर हम गाइनोजियम को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास दो तरह के गाइनोजियम नेचर में ऑब्जर्व होते हैं। एक तो वो जो कि मल्टीकार्पलरी हैं और दूसरे वो जो कि मोनोकार्पलरी हैं। मोनोकार्पलरी एक ही कार्पल से बना हुआ, रेफर्ड एज G1 एज वेल। दूसरी ओर मल्टीकार्पलरी दो तरीके से पॉसिबल है, या तो सारे के सारे कार्पल फ्यूज कर जाएं या फिर सभी कार्पल एक दूसरे से फ्री हों। फ्यूज कर जाएंगे, इट इज रेफर्ड एज Syncarpus and we represent like this, and here we represent like this in Apocarpus condition. जब कभी भी मोनोकार्पलरी या Syncarpus फ्रूट में डेवलप होते हैं वो सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एपोकार्पस गाइनोजियम की ओर देखें तो वहां पर एक ही थैलेमस के ऊपर ऑन अ सिंगल थैलेमस कई सारे कार्पल सिचुएटेड हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हर एक कार्पल फ्रूटलेट का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से एक फ्लावर से एक एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटलेट इटीरियो या एग्रीगेट फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। So in first option multicarpellary Syncarpus gynosium, definitely it will develop simple fruit. Multicarpellary Apocarpus gynosium, it will develop into aggregate fruit. Complete inflorescence, as I told you, for composite fruit, and multicarpellary superior ovary, it can also develop into simple fruit. Therefore it asks as aggregate fruit, so our answer goes with option number 2, multicarpellary Apocarpus gynosium. Question given here asks that which of the following fruits is parthenocarpic? First banana, second brinjal, third apple and fourth jackfruit. अगर हम ऑब्जर्व करें तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। नेचर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ट्रांसफॉर्म टू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स टू फॉर्म सीड्स।
whenever parthenocarpy takes place, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, therefore अगर पार्थेनोकार्पी होती है तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फ्रूट के अंदर हमें सीड ऑब्जर्व नहीं होंगे और हमें सीडलेस फ्रूट्स ऑब्जर्व होते हैं। ये उन सभी फ्रूट्स में यूजफुल इवेंट है जहाँ पर कि हम लोग सीड या उसका पार्ट कंज्यूम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑब्जर्व करें तो वाटरमेलन में, पपाया में ये काफ़ी यूजफुल इवेंट रहेगा, लेकिन यही चीज़ हम लोग सीरियल्स में या फिर पल्सेस में करें तो यूजलेस इवेंट होगा। यहाँ पर गिवन ऑप्शन में देखा जाए तो ब्रिंजल, एप्पल और जैकफ्रूट, इन सभी में सीड ऑब्जर्व होता है, सीड प्रेजेंट होता है। इट मीन दैट हियर दे आर नॉट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बट बनाना में हमें सेंटर में एक फ्लैशी पार्ट मिलता है, वहाँ पर सीड प्रेजेंट नहीं है। तो बनाना जो कि हम कंज्यूम करते हैं वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन गिवन हियर आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, कि इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को ऑब्जर्व करें, पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, नेपेंथीज इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, उसमें लीफ लेमिना कंप्लीटली मॉडिफाई करके पिक्चर का फॉर्मेशन कर देती है। तो वास्तव में पिक्चर ऑफ नेपेंथीज एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। थॉर्न ऑफ सिट्रस स्टेम के मॉडिफिकेशन है। टेंडल्स ऑफ कुकुम्बर स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं। और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया, ओपनशिया का कंप्लीट स्टेम जो है it convert into phylloclade for photosynthesis, hence it is also a stem modification. Therefore our answer goes with one, picture of nepenthes, which is not a stem modification, it is a modification of leaf. Question given here ask that how many plants among Indigofera, Sesbania, Salvia, Allium, aloe, mustard, groundnut, radish, gram and turnip have stamens with different length in their flowers? First option 5, second option 6, third option 3, fourth option 4. If we observe these examples, Indigofera, Sesbania, Salvia, Allium, aloe, mustard, groundnut, radish, gram and turnip, among them Salvia have too short and too long, mustard, radish and turnip, these three belongs to family Cruciferae, and they have tetradynamous condition in which outer two are smaller length and inner four are long length stamens. So in these four example जो स्टेमन्स अवेलेबल हैं एक ही फ्लावर में, उनकी लेंथ अलग अलग है, डिफरेंट है, हेंस आंसर गोज 4. These four are salvia, mustard, radish and turnip. Question given here ask that offsets are produced by first meiotic divisions, second mitotic divisions, third parthenocarpy and fourth पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ ऑफसेट के बनने की बात कही गई है, न कि आइकॉर्निया या पिस्टिया के बनने की बात कही गई कि हम यहाँ पर सीड फॉर्मेशन के बारे में सोचें। यहाँ ऑफसेट के डेवलप होने की बात है, ऑफसेट के प्रोड्यूस होने की बात है। हम बात करते हैं पहले मियोटिक डिविजन्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ऑफसेट का डेवलपमेंट हो रहा है जो कि एक वेजिटेटिव पार्ट है। When it grows, it will definitely perform mitotic division, then only it can grows to new niches, it can go to new area. This must be an answer. But if you see parthenocarpy, it is concerned with fruit formation without fertilization. This is of no relationship with here. Fourth option is parthenogenesis. Parthenogenesis means formation of embryo.
directly from an egg cell without fertilization. So ऑफसेट फॉर्मेशन जो कि एक वेजिटेटिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेटली इसमें माइटोटिक डिविजन्स का ही रोल होगा, माइटोसिस होगा प्री एग्जिस्टिंग ऑफसेट्स के अंदर, देन ओनली दे कैन स्प्रेड टू न्यू एरियाज। सेम कॉन्सेप्ट हम रनर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Here question asks that nematophore occurs in first option halophytes, second option free floating hydrophytes, third option carnivorous plants, fourth option submerged hydrophytes. Nematophore occurs in halophytes. This must be a right answer. ये मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैंग्रोव प्लांट स्वाम्पी एरिया में ग्रो करते हैं जो कि मरीन वाटर से फिल्ड एरियाज हैं। जब हाई टाइड आता है यहाँ पर वाटर फिल्ड होगा, लो टाइड में यहाँ से पानी हट जाता है। ये एरिया वाटर लॉग्ड है, सॉइल में एयर की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी नहीं होती है, देयरफॉर फॉर रेस्पिरेशन यहाँ पर मैंग्रोव प्लांट्स अपनी रूट से निमेटोफोर का फॉर्मेशन करता है, जिनके टिप पर निमेटोथोड्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स सरफेस पर होंगे, देयर लीफ कैन रेस्पायर वेरी इजीली। कार्निवरस प्लांट जो कि टेरेस्ट्रियल हैं वो इजीली एयर से रेस्पिरेशन अचीव कर सकते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स और सबमर्ज्ड कार्निवरस प्लांट्स ऑल्सो हम अगर ऑब्जर्व करें तो वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर में ही अवेलेबल डिजॉल्व ऑक्सीजन से अपना काम चला सकते हैं। सो आंसर गोज हेलोफाइट बिकॉज मैंग्रोव प्लांट्स ग्रोज इन swampy area which is filled with marine water, salty. That's why they are halophytes. Thank you very much. Dear students, here question asks that tracheids differ from other tracheiry elements in mean वो फीचर कौन सा डिफरेंट है ट्रैकेट्स में जो कि दूसरों में प्रेजेंट नहीं है, दूसरे ट्रैकेरी एलिमेंट्स में प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट, हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये एंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकेरी एलिमेंट पर नहीं होती। नंबर थर्ड ऑप्शन लैकिंग न्यूक्लियस एंड नंबर फोर्थ ऑप्शन बीइंग लिग्निफाइड। चलिए समझते हैं। ट्रैकेरी एलिमेंट्स जो कि जाइलम में प्रेजेंट हैं दो से रिप्रेजेंट होते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स। दोनों की ही वॉल लिग्निफाइड है, लिग्निफ का डिपोजिशन वेसल्स में भी है, ट्रैकेट्स में भी है, और इसकी वजह से इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं तो दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो सिमिलरिटी के हो गए, डिफरेंस के नहीं हुए। लेकिन मैं अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करूं बीइंग इम्परफोरेटेड, अगर हम वेसल्स की एंड वॉल को ऑब्जर्व करें तो वहां पर कई सारे पोर हैं, वो परफोरेटेड होती है, लेकिन ट्रैकेट्स की जो एंड वॉल है, ऑब्लिक एंड वॉल है, उसमें कुछ पिट्स देखने के लिए मिलते हैं, तो वी कैन टर्म देम एज पिटेड और इम्परफोरेटेड। सो आंसर गोज नंबर 2 बीइंग इम्परफोरेटेड। Read the different components from A to D in the list given below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from outer side to inner side. Please focus outer side to inner side in a woody dicot stem. First secondary cortex, then wood, C is secondary phloem and D is phloem. अगर हम एक सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बने हुए स्टेम का सेक्शन काट करके देखें तो हमें सबसे बाहर की ओर फैलम या कॉर्क ऑब्जर्व होता है। सो कॉर्क और फैलम इज आउटर मोस्ट, सो डी सबसे बाहर की ओर अवेलेबल हुआ। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम है जो कि यहाँ पर ब्लैक लाइन से ऑब्जर्व होती है, उसके ठीक अंदर की ओर फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स है विच इज हियर लेबल्ड एज ए। उसके ठीक अंदर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम की प्रेजेंस होती है विच इज गिवन एज सी, एंड उसके ठीक अंदर की ओर जो ब्लू लाइन से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वेस्कुलर कैम्बियम है
बट आस्क नहीं की गई, उसके ठीक अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज वुड एंड हियर इट इज गिवन एज बी. So our sequence from outside to inside is D, A, C and B, and this option is D, then A, C and B. Please find it is option number 4. लेकिन अगर यहाँ पर अंदर से बाहर की ओर पूछा गया होता तो आंसर B, C, A, D होता. Here question asks that which of the following is made up of dead cells? First collenchyma, second phloem, third phloem, fourth xylem parenchyma. If we observe collenchyma, although it have localized deposition of pectin, cellulose and hemicellulose, but these cells are living. Second option, phloem, also referred as cork, is made up of entirely dead cells. Cells are suberized here. थर्ड ऑप्शन फ्लोएम. अगर हम फ्लोएम को देखें तो वहां पर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, दीज थ्री आर लिविंग. प्राइमरी फ्लोएम की बात करें तो वो इन्हीं से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन मैं अगर सेकेंडरी फ्लोएम को ऑब्जर्व करूं तो उसमें फ्लोएम फाइबर भी ऑब्जर्व होते हैं जो कि डेड हैं. तो यहाँ पर अगर मैं मोरलेस कहूँ तो फ्लोएम इज कंसिस्ट ऑफ मेनली लिविंग सेल्स, ए काइंड ऑफ लिविंग टिश्यू. लेकिन जाइलम को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर ट्रैकिट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर जो हैं वो डेड हैं और जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है. सो इट इज लार्जली आई कैन से इट इज डेड. बट अगर आप फ्लोएम और जाइलम दोनों को देखें तो यहाँ पर दोनों में ही लिविंग और डेड का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है. यहाँ पर ऑप्शन में फ्लोएम को दिया गया है जो कि लार्जली लिविंग सेल से मिलकर के बना हुआ है. फोर्थ ऑप्शन इज जाइलम पेरेन्काइमा विच इज अ लिविंग सेल. सो आंसर गोज phloem which is entirely consist of suberized dead cells. Here question asks that phloem in gymnosperms lack. First option, albuminous cells and sieve cells. Second option, sieve tubes only. Third option, companion cells only. Fourth option, both sieve tubes and companion cells. अगर हम एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर हैं. लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब की बजाय सीव सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स की बजाय एल्ब्यूमिनस सेल्स या स्ट्रासबर्गर सेल्स हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें विच सेज दैट कि एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नहीं होती हैं, जो कि अपने आप में एक सही स्टेटमेंट नहीं है. ये दोनों ही आपको जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मिलेंगी. अगर हम सीव ट्यूब्स ओनली देखें, क्या सिर्फ और सिर्फ सीव ट्यूब्स ही केवल वही हैं जो कि एंजियोस्पर्म में है, जिम्नोस्पर्म में नहीं है? सोचने की बात है. कंपेनियन सेल्स ओनली, एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नहीं है. तो सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स दोनों ही एंजियोस्पर्म में तो हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं है. देयरफॉर बेटर आंसर गोज विथ फोर्थ वन, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में नहीं होती हैं. क्वेश्चन इज एज इन द डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम. मीन डाइकॉट रूट के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे होता है? फर्स्ट, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स and a portion of pericycle tissue above protoxylem. Second, cortical region. Third, parenchyma between endodermis and pericycle. Fourth, intrafascicular and interfascicular tissue in a ring. अगर हम फोर्थ ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो डाइकॉट स्टेम के लिए एप्लीकेबल है, न कि डाइकॉट रूट के लिए.
थर्ड ऑप्शन, पेरेन्काइमा बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में डाइकॉट रूट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। और कॉर्टिकल रीजन, यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम की बात की गई है जो कि इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ से कंसर्न होता है। कॉर्टिकल रीजन स्टील का पार्ट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज रूल्ड आउट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए समझते हैं इसको। टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल, अगर मैं यहाँ पर सेक्शन काट करके देखूं तो बाहर की ओर ये पेरिसाइकल अवेलेबल है, ये रही पेरिसाइकल, और ये पेरिसाइकल का जो पार्ट प्रोटोजाइलम के ठीक अपोजिट है, जिसे मैं ब्लैक से यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, ये पेरिसाइकल का पार्ट जो कि प्रोटोजाइलम के अपोजिट है वो, और कंजंक्टिव टिश्यू, हालांकि यहाँ पे नहीं कहा गया, कंजंक्टिव टिश्यू जो कि यहाँ पर फ्लोएम के नीचे है, ये वाला एरिया जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आर्क लाइक इस तरीके से। इस आर्क के पैटर्न में यहाँ पर कंजंक्टिव टिश्यू जो कि फ्लोएम के ठीक नीचे प्रेजेंट है वो अपने आप को मेरिस्टेमेटिक कर लेता है। बाय द टाइम ये पेरिसाइकल वाला पार्ट और कंजंक्टिव टिश्यू से बनने वाला मेरिस्टेम दे विल फ्यूज टू मेक अ वेव लाइक और वेवी वेस्कुलर कैम्बियम। So, tissue located below the phloem bundle and a portion of pericycle tissue above protoxylem मिलकर के एक वेव लाइक वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं इन डाइकॉट रूट। थैंक यू।